हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ओडीआर। ओडीआर मतलब वन डे रिवीजन। टॉपिक है हमारा अपील्स। ओके, तो ये रहा ओडीआर। सबसे पहले कर रहे हैं कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील को अपील कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एसएससी कर सकता है। और असेसमेंट ऑर्डर, स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट 147 या फिर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में असेसमेंट ऑर्डर जो मॉडिफाई हुआ था, लेकिन जो भी असेसमेंट अगर डीआरपी की डायरेक्शन से हुआ है तो वो कमिश्नर अपील में अपील नहीं होती, उसकी अपील आईटीएटी में होती है। आप पेनल्टी ऑर्डर से खुश नहीं हो, आप कमिश्नर अपील को अपील कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर से खुश नहीं हो, ठीक है, 163 में डिपार्टमेंट ने आपको एनआर का एजेंट माना है, उससे खुश नहीं हो। 171 के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया है एचयूएफ के पार्टीशन से। 115 वीपी के अंदर आपकी कंपनी को टनेज टैक्स स्कीम में रजिस्टर करने से मना कर दिया, या 201 में असेसिंग डिफॉल्ट मान लिया, आप कमिश्नर अपील को अपील कर सकते हो। आप रिटर्न की प्रोसेसिंग, चाहे वो इनकम का रिटर्न हो, चाहे वो टीडीएस का रिटर्न हो, टीसीएस के रिटर्न से खुश नहीं हो, आप कमिश्नर अपील को अपील कर सकते हो। ठीक है, यहां पर ये पेयर है और यहां पर ये पेई नॉन रेसिडेंट है। हमारा इनके साथ में एग्रीमेंट है कि जो भी पेमेंट होगा नेट ऑफ टैक्स होगा, मतलब उस पर जो भी टैक्स होगा अपनी पॉकेट से पे करेंगे। अब हमने असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन करी कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो इनकम इंडिया में असेसेबल नहीं है, तो हमें नो डिडक्शन का क्या दे दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दी किसको, एप्लीकेशन को। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा, काट के जमा कराना पड़ेगा, और जमा कराने के बाद ही आप 30 डेज के अंदर कमिश्नर अपील को क्या कर सकेंगे, अपील कर सकेंगे। ओके, अब कमिश्नर अपील को अपील फॉर्म 35 से होती है, आईटीटी को फॉर्म 36 से होती है। आपको पहले अपना मेमोरेंडम ऑफ अपील बनाना पड़ेगा, उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मेंशन करने पड़ेंगे, जो आपकी ग्राउंड ऑफ अपील है वो मेंशन करना पड़ेगा। जिस ऑर्डर से खुश नहीं हो उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। अगर डिमांड नोटिस है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा, और फीस का पेमेंट करने के बाद में उसके चालान की कॉपी भी क्या करनी पड़ेगी, साथ में लगानी पड़ेगी। फीस कितनी है, अगर टोटल इनकम जो असेस्ड है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो 250 रुपए की फीस है। 1 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो 500 रुपए की फीस है। 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो फीस कितनी है, 1000 रुपए की फीस है। और एनी अदर मैटर, एनी अदर का मैटर है जैसे कि आपने रिफ्यूज कर दिया ऑर्डर को, ठीक है, रजिस्टर करने से, तो उसमें आपकी फीस 250 रुपए होती है। अपील करने की टाइम लिमिट 30 डेज होती है। जिस दिन आपको ऑर्डर क्या हुआ है, सर्व हुआ है, उसको हम 30 डेज की पीरियड में इंक्लूड नहीं करते हैं, उस डेट को एक्सक्लूड कर देते हैं। आपको डिमांड नोटिस तो रिसीव हो गया, लेकिन आपको ऑर्डर की कॉपी रिसीव नहीं हुई, तो जितना समय आपको ऑर्डर की कॉपी लेने में लग गया उतना समय क्या मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। अपील 30 डेज में की जाती है, ठीक है। 30 डेज कब से क्या होंगे, काउंट होंगे, तो जिस दिन आपको नोटिस ऑफ क्या आया, डिमांड आया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर। और जहां डिमांड नोटिस की बात ही नहीं है, तो जहां ऑर्डर से खुश नहीं हो तो ऑर्डर के 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपील करनी होती है। सर्च के केस में डिपार्टमेंट आप पे पेनल्टी लगा रहा है, आपने सेक्शन 270 के अंदर एप्लीकेशन करी कि मेरे को पेनल्टी में से क्या दे दीजिए, इम्यूनिटी दे दीजिए, एप्लीकेशन करी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो जितना समय भी एप्लीकेशन करने में और रिजेक्ट होने में लग गया, अपील करने के टाइम लिमिट में से क्या हो जाएगा, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कमिश्नर अपील आपकी डिले को कंडोन करने की पावर रखता है। अगर सफिशिएंट कॉज है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो डिले को क्या कर सकता है, कंडोन कर सकता है। अगर वो डिले को कंडोन नहीं करता है तो आप आईटीएटी में अपील नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप 264 में रिवीजन क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, किसको, कमिश्नर को। आईटीटी में जाना है तो आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न फाइल कर रखा है तो रिटर्न के अकॉर्डिंग जितना टैक्स बनता है उसका पेमेंट करें। अगर रिटर्न फर्निश नहीं था तो आपका 144, 147 जो भी हुआ उसमें जो भी असेस टैक्स है उसका पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो है कि अगर गुड और सफिशिएंट रीजन होते हैं और आप कमिश्नर अपील को एप्लीकेशन करते हैं तो वो इससे आपको पेमेंट करने से क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। कमिश्नर अपील में आप अपील कर रहे हैं, नोटिस ऑफ डिमांड आया हुआ है, ठीक है, रिकवरी ना हो जाए इसके लिए स्टे ऑफ डिमांड का प्रोविजन है। तो सबसे पहले 220 सबसेक्शन 6 कहता है कि आप असेसिंग ऑफिसर को ही एप्लीकेशन कर लो कि वो नोटिस ऑफ डिमांड पे क्या लगा दे, स्टे लगा दे और रिकवरी ना करे। लेकिन एओ चाहे तो, डिस्क्रिशनरी पावर है, एओ चाहे तो लगा सकता है और चाहे तो क्या कर सकता है, मना भी कर सकता है। अगर स्टे लगाता है तो टिल डिस्पोजल ऑफ अपील तक क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा। और अगर वो मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो उस
उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहीं पर भी क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। अगर उसने मना कर दिया तो कमिश्नर अपील के पास में इनहेरेंट पावर है कि जब तक पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग है तो वो आपकी रिकवरी पे क्या लगवा सकता है, रिकवरी पे वो आपके स्टे लगवा सकता है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और हम आते हैं हमारे किस पे आते हैं, ठीक है, कमिश्नर अपील ही हमारा क्या कर रहा था, चल रहा था। अब देखिएगा डिडक्शंस जो होती है 10AA की बात कर रहे हैं, जो प्रॉफिट डिडक्शन होती है, और चैप्टर 6A की पार्ट सी जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन होती है। इनको क्लेम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, पहले तो रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल कर दो और रिटर्न के अंदर डिडक्शन क्लेम कर लो। चाहे जो ड्यू डेट में फाइल करा था उसमें कर लो, और उसमें करना भूल गए तो रिवाइज रिटर्न फाइल करके डिडक्शन क्लेम कर लो। लेकिन अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं करा या आपने रिटर्न के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं करी तो कल अपील में जाकर भी आप ये दो डिडक्शन क्या नहीं कर पाओगे, क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या है, अदर डिडक्शंस जो है, अगर आप रिटर्न में क्लेम करना भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, अपील और रिवीजन में वो डिडक्शंस क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ठीक है, वो डिडक्शंस क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर एओ के बिफोर अगर डिडक्शन क्लेम करनी है तो एओ के बिफोर डिडक्शन क्लेम करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, रिटर्न फाइल करो, रिटर्न रिवाइज रिटर्न, उसी से आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। कमिश्नर अपील के पास में क्या है, पावर है, ठीक है ना, कि वो अदर ग्राउंड ऑफ अपील जो आपके ग्राउंड ऑफ अपील में मेंशन नहीं थे, तो अदर ऑफ ग्राउंड ऑफ अपील को भी क्या कर सकते हैं, आपको अलाउ कर सकते हैं, अगर आपकी जो ओमिशन थी वो विलफुल और अनरीजनेबल नहीं थी। मतलब पहले असेसिंग ऑफिसर के सामने आपने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करी, ठीक है, क्यों नहीं करी, क्योंकि उस समय वो अलाउ ही नहीं थी। बाद में मान लीजिए चेंज इन लॉ हो गया है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया, कोई जजमेंट आ गया, तो अब आप कमिश्नर अपील के सामने पहली बार वो डिडक्शन क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। कमिश्नर अपील सिर्फ उन्हीं मैटर को क्या करता है, कंसीडर करता है जो आउट ऑफ, जो अराइजिंग होते हैं आउट ऑफ कौन सा, असेसमेंट प्रोसीडिंग। तो जो मैटर अराइजिंग आउट ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं है, ठीक है ना, उनको वो क्या नहीं करेंगे, कंसीडर और डिसाइड नहीं करते हैं। कमिश्नर अपील कंफर्म कर सकते हैं ऑर्डर को, रिड्यूस कर सकते हैं, एनहांस करेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके, और ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं, एनल भी कर सकते हैं। लेकिन इनके पास में केस को रेफर बैक करने की, रिमांड करने की और फ्रेश प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की, डायरेक्शन देने की पावर नहीं होती है। ठीक है ना, इनके पास में क्या नहीं होती है, पावर नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं हमारे किस पे, अपील टू कौन से पे आते हैं, आईटीईटी पे आ जाते हैं। और आईटीईटी में क्या है, असेसी भी अपील कर सकता है, डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है। डिपार्टमेंट कब करता है, जब डिपार्टमेंट कमिश्नर अपील के ऑर्डर से क्या नहीं होता, खुश नहीं होता, ठीक है, तो अपील कर सकता है। और हम कर सकते हैं, कमिश्नर अपील के ऑर्डर से खुश नहीं है, 263 के ऑर्डर से खुश नहीं है, ध्यान रखिएगा 264 का जो ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते, लेकिन 263 के ऑर्डर के अगेंस्ट, रिवीजन ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। अगर असेसमेंट हुआ है डीआरपी की डायरेक्शन से और उस ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप आईटीईटी में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। कमिश्नर ने रिफ्यूज कर दिया या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया आपका चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट का, ये 80G वाला, तो आप आईटीईटी में अपील कर सकते हो। डीआरपी की डायरेक्शन जो होती है वो कभी भी क्या नहीं होती, अपीलेबल नहीं होती है। अपील करने की टाइम लिमिट आईटीईटी में कितनी होती है, 60 डेज होती है, सफिशिएंट कॉज हो, ठीक है ना, तो वो आपकी डिले को कंडोन भी कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, मोको, मोको क्या होता है, जैसे मान लीजिए असेसी ने क्या कर दी, अपील कर दी आईटीटी में, तो अब आईटीएटी डिपार्टमेंट को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि असेसी ने अपील कर दी है, नोटिस देके क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। तो अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपना मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या कर सकेगा, फाइल कर सकेगा, इसकी फीस नहीं होती है। या फिर दूसरा एग्जांपल लेके ऐसे समझ सकते हो, अगर डिपार्टमेंट ने आईटीएटी में अपील कर दी तो आईटीएटी अब असेसी को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि डिपार्टमेंट ने अपील करी है, आपको अगर कोई मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना हो तो कर सकते हो, और उसकी फाइल करने की कोई भी फीस नहीं होती, लेकिन उसको फाइल करने की टाइम लिमिट विद इन 30 डेज होती है। और यहां पर भी आईटीटी के पास में पावर है कि वो उसकी डिले को क्या कर सकते हैं, आपके कंडोन, ठीक है ना, डिले को क्या कर सकते हैं, कंडोन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, डिले यहां पर क्या हो जाएगी, आपकी कंडोन हो जाएगी। इसके बाद में बात आती है हमारे यहां पर स्टे लगाने की पावर, ठीक है। आईटीईटी में एक तो आईटीईटी की क्या होती है, फीस भी होती है, ठीक है। तो आईटीईटी की फीस देख लीजिए कितनी होती है, तो जहां यहां पर 250 रुपए थी, ये कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। अगर टोटल इनकम जो हुई है वो 1 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो 15 होगी, और 2 लाख से ज्यादा है तो 1% असेस्ड टैक्स का 1% है, और मैक्सिमम कितना होगा, 10,000 होगा। और एनी अदर मैटर के केस में कितनी होती है, 500 रुपए होती है।
ठीक है, आईटीएटी में स्टे लगाने का प्रोविजन कुछ ऐसा है, आपको स्टे लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एप्लीकेशन करनी होगी। आईटीएटी आपके एप्लीकेशन को क्या देगा, मेरिट को देखेगा, केस के मेरिट को देखेगा। ठीक है, आपको प्री डिपोजिट कराना पड़ेगा और प्री डिपोजिट होगा कम से कम 20% ऑफ किसका, टैक्स का, प्लस इंटरेस्ट का, प्लस फी का, प्लस पेनल्टी का। या फिर तो जमा करा दो या फिर उतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी क्या कर दो, फर्निश कर दो। एप्लीकेशन करी आपने, प्री डिपोजिट भी करवा दिया, तो वो आपको क्या दे सकते हैं, स्टे दे सकते हैं। लेकिन वो स्टे जो देंगे मैक्सिमम कितने का होगा, 180 डेज का होगा। ठीक है, प्री डिपोजिट कराने पे। और अब आईटीएटी को चाहिएगा कि उस स्टे पीरियड के अंदर उस अपील को क्या कर दें, डिस्पोज कर दें। लेकिन अगर वो डिस्पोज नहीं कर पाता है अपील को आईटीएटी विद इन कौन से पीरियड में, स्टे पीरियड के अंदर, ठीक है, तो अब अभी असेसी दोबारा एप्लीकेशन कर सकता है कि स्टे को क्या कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है ना, क्या कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। और ध्यान रखिएगा, प्री डिपोजिट तो पहले करा ही चुके हो, लेकिन ये जो डिले हुई है इन डिस्पोजिंग ऑफ अपील इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू क्या हो, असेसी की डिले की वजह से नहीं हो, तो ही स्टे क्या हो सकेगा, एक्सटेंड हो सकेगा। अगर एक्सटेंड हो भी जाता है तो ओरिजिनल पीरियड जो था प्लस एक्सटेंडेड पीरियड था, वो किसी भी केस में 365 डेज से क्या नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। और अब आईटीएटी को चाहिएगा कि इस एक्सटेंडेड स्टे पीरियड के अंदर उस अपील को क्या कर दे, डिस्पोज कर दे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आईटीएटी स्टे पीरियड के अंदर अपील को डिस्पोज नहीं कर पाता है, तो सबसे पहले लॉ की बात पढ़ लेते हैं कि लॉ में क्या वर्ड्स यूज करें। लॉ ये बोलता है कि स्टे हट जाएगा, जैसे ही क्या होगा, स्टे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो स्टे आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और एओ आप पे रिकवरी प्रोसीडिंग कर सकेगा। इवन जो डिले इन डिस्पोजिंग जो क्या था, अपील था, आपके एट्रीब्यूटेबल नहीं था एसएससी के, तो भी स्टे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन पेप्सी फूड कंपनी 2021 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि स्टे तभी क्या होगा, वेकेट होगा, अगर डिले एट्रीब्यूटेबल टू एसएससी हो तो ही वेकेट होगा। अगर डिले एसएससी के एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो स्टे हटने के बाद में भी क्या नहीं कर सकोगे, आप रिकवरी नहीं कर सकोगे, तो भी आप क्या नहीं कर सकोगे, रिकवरी नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो ये हमने यहां पर करा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। और यस, ऑर्डर ऑफ कौन सा है, आईटीएटी है। आईटीएटी एज ई थिंग फिट ऑर्डर पास कर सकता है, मतलब रिमांड ऑर्डर पास करने की भी क्या होती है, पावर होती है। अगर इनके ऑर्डर में मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो ये आईटीएटी इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है, ये 154 नहीं कर सकते, इन्हें 254 सबसेक्शन 2 में रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। टाइम लिमिट है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ में जिसमें ऑर्डर क्या हुआ था, पास हुआ था, जिसको रेक्टिफाई करना था, उसके विद इन 6 मंथ के अंदर। ठीक है, आईटीएटी जो रेक्टिफिकेशन करेगी, ओन मोशन भी रेक्टिफिकेशन कर सकती है, एसएससी के एप्लीकेशन एओ के बताने पे भी कर सकती है और एसएससी के एप्लीकेशन करने पे भी कर सकती है। लेकिन अगर एसएससी ने एप्लीकेशन कर दी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें ऑर्डर पास हुआ था, तो अब आईटीएटी को आफ्टर 6 मंथ भी अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ओन मोशन तो विद इन 6 मंथ में ही करना पड़ेगा, और हमारी एप्लीकेशन के केस में हमें एप्लीकेशन 6 मंथ में करनी है, आईटीएटी को अपनी मिस्टेक का सुधार तो 6 महीने के बाद में भी करना ही पड़ेगा। आईटीएटी के पास में या कमिश्नर अपील के पास में, किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की क्या नहीं है, पावर नहीं है। ठीक है ना, वो अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते। आईटीएटी एक फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती है, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि इनका फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस ही क्या नहीं है, सही नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। आईटीएटी की बेंच में 1 जुडिशियल मेंबर होगा, 1 अकाउंटेंट मेंबर होगा, और अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो सिंगल मेंबर की बेंच में भी आपकी प्रोसीडिंग हियरिंग हो सकती है। यहां का जो ऑर्डर होगा वो ओपिनियन ऑफ क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ किससे होगा, मेंबर से होगा। अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंस इन ओपिनियन हो जाती है तो आईटीएटी का जो प्रेसिडेंट होगा उन पॉइंट को या उन पॉइंट्स को अदर मेंबर या मेंबर्स को क्या करेगा, रेफर करेगा, और अब जो ऑर्डर आएगा वो ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स आएगा। और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का मतलब है जिनको रेफर करा वो, और प्लस जिन्होंने पहले क्या करा था, हियरिंग करी थी वो, मतलब सबको मिला के मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन ऑफ क्या, मेजॉरिटी से आएगा। आईटीएटी और कमिश्नर अपील के पास में नॉर्मली तो प्रोविजन ये है कि वो कोई भी नए एविडेंसेस को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, जो एओ के बिफोर नहीं रखे गए उनको नहीं करते हैं, लेकिन रूल 46 ए के प्रोविजन के अकॉर्डिंग 4 केसेस में वो एडिशनल एविडेंसेस चाहे ऑरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो उनको कंसीडर कर लेंगे।
ठीक है ना, उनको कर लेंगे। वो 4 केसेस कौन से हैं जहां एओ ने एविडेंसेस को एडमिट करने से ही मना कर दिया था, एओ ने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, जो उसको कंसीडर कर लेनी चाहिए थे, तो वो आज कंसीडर हो जाएंगे। मान लीजिए एओ ने कुछ एविडेंसेस क्या करे थे, आपसे मंगाए थे, लेकिन आप प्रिवेंटेड थे बाय सफिशिएंट कॉज, इस वजह से आप वो एविडेंस उस समय क्या नहीं कर पाए थे, दे नहीं पाए थे। ठीक है ना, उस समय क्या नहीं कर पाए थे, दे नहीं पाए थे। आप देना चाहते थे क्योंकि आपको लग रहा था वो उस केस में रेलेवेंट है, एओ को देना चाहते थे, लेकिन सफिशिएंट कॉज से प्रिवेंटेड थे, नहीं दे पाए। और आपके देने से पहले ही ऑर्डर ने, एओ ने ऑर्डर क्या कर दिया, पास कर दिया, मतलब आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी एविडेंस प्रोड्यूस करने की। तो इन 4 केसेस के अंदर वो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कंसीडर करने से पहले उनको रीजंस क्या करने पड़ेंगे, राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ एओ को भी अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो उन एविडेंसेस को क्या कर सके, एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन कर सके, और उन एविडेंस के अगेंस्ट उसको कोई दूसरे रिब्यूटल में विटनेस या उसको अगेंस्ट में कोई दूसरे एविडेंस देने हैं, तो एओ को मौका दिया जाएगा कि आप भी अपने इनके अगेंस्ट क्या दे सकते हो, एविडेंस दे सकते हो। तो एग्जामिन करने का मौका देंगे, और उसके अगेंस्ट कोई विटनेस प्रोड्यूस करना है, एविडेंस प्रोड्यूस करना है रिब्यूटल के अंदर, तो वो भी मौका, ठीक है, एओ को क्या करा जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी कौन सा करा था, आईटीएटी करा था। ठीक है ना, आईटीएटी। इसके बाद में अपील टू कौन सा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अपील सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के क्या होती है, अगेंस्ट होती है। विद इन कितने डेज में होती है, 120 डेज में होती है। हाई कोर्ट सिर्फ उन्हीं इश्यू को क्या करता है, फॉर्मुलेट और कंसीडर करता है जो आईटीएटी के अंदर रखे तो गए थे, लेकिन आईटीएटी ने उनको डिटरमाइन नहीं किया गया, या फिर रॉन्गली क्या करा, डिटरमाइन किया। मतलब आईटीएटी के सामने प्रस्तुत हुए थे वो मैटर्स, वो इश्यू उन्होंने उसको डिटरमाइन नहीं करा, ऑर्डर नहीं दिया, या फिर उनको रॉन्गली क्या करा, डिटरमाइन करा, तो उन्हीं इश्यू को क्या करता है, हाई कोर्ट क्या करता है, कंसीडर, फॉर्मुलेट करता है। हाई कोर्ट पे हमारा इनकम टैक्स का प्रोविजन नहीं चलता, उस पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या होता है, चलता है। ठीक है ना, इस वजह से उनके पास में इनहेरेंट पावर है रिव्यू करने की, जो पावर आईटीएटी, कमिश्नर अपील या किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में नहीं है। इनके पास में पावर है, इनहेरेंट पावर है कि क्या करने की, ऑर्डर को रिव्यू करने की। एज पर सेक्शन 268 कौन सा है, ए है। और 268 ये कहता है बोर्ड के पास में पावर है कि वो डिपार्टमेंट की अपील को रेगुलेट करने के लिए समय समय पे मॉनिटरी लिमिट क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। एट प्रेजेंट फिक्स कर रखी है, अगर टैक्स इफेक्ट 50 लाख से ज्यादा ना हो तो आईटीएटी में अपील मत करिएगा, अगर 1 करोड़ से ज्यादा ना हो तो हाई कोर्ट में अपील मत करिएगा, 2 करोड़ से ज्यादा ना हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील मत करिएगा। मान लीजिए डिपार्टमेंट ने क्या नहीं करी है, अपील नहीं करी है, लेकिन उसी एसएससी के केस, उसी एसएससी के किसी डिफरेंट असेसमेंट में अगर मॉनिटरी लिमिट ज्यादा है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो बिल्कुल डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, बिल्कुल अपील कर सकता है। या फिर अदर एसएससी के केस में चाहे सेम असेसमेंट ईयर हो, डिफरेंट असेसमेंट ईयर हो, अगर टैक्स इफेक्ट मॉनिटरी लिमिट से ज्यादा है तो डिपार्टमेंट बिल्कुल क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। मतलब एसएससी ये नहीं कह सकता कि आपने पहले अपील नहीं करी थी, इसका मतलब है आपने उस ऑर्डर को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो डिपार्टमेंट का कहना है हमने इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मॉनिटरी लिमिट ज्यादा नहीं थी, हमने कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करा था, हम आप ही के डिफरेंट असेसमेंट ईयर में या अदर एसएससी के केस में बिल्कुल क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये हमने 1 डे रिवीजन कर लिया है और 16-17 मिनट्स में टॉपिक क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।